अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस्लामी कानून विरासत के एक बहुत ही अहम पहलू पर बात करेंगे। वो ये कि बीवी के इंतकाल के बाद उसकी जायदाद में से शौहर को कितना हिस्सा मिलता है। अब वैसे तो ये मौजू थोड़ा पेचीदा लग सकता है, लेकिन आप जानकर हैरान होंगे कि इसकी बुनियाद सिर्फ एक बहुत ही सीधी सी बात पर है। तो सबसे पहला और बुनियादी सवाल यही है कि अगर किसी खातून का इंतकाल हो जाए तो उसके शौहर को विरासत में से आखिर मिलता क्या है और कितना मिलता है। इसका जवाब सिर्फ दो मुमकिना सूरतों पर मुनासिर है, जिन्हें आज हम समझेंगे। अच्छा, तो इस पूरे मौजू की जड़ को पकड़ते हैं। देखें, शौहर को कितना हिस्सा मिलेगा, इसका सारा दारोमदार सिर्फ और सिर्फ एक चीज पर है कि मरहूमा बीवी की औलाद मौजूद है या नहीं है। बस यही एक नुक्ता पूरे हिसाब किताब की बुनियाद है, और अगर ये समझ आ गया तो समझें सब कुछ आसान हो गया। तो ये है वो दो सीधी साधी सूरतें। अगर औलाद नहीं है तो शौहर को मिलेगा निस्फ यानी आधा हिस्सा, और अगर औलाद मौजूद है तो शौहर का हिस्सा कम होकर रह जाएगा रुब यानी एक चौथाई। ये समझें कि ये एक तरह का रोड मैप है जिसे जहन में रखकर आगे बढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। अच्छा, एक मिनट, मिसालों पर जाने से पहले एक बहुत ही अहम बात समझना जरूरी है कि कानून विरासत में औलाद का मतलब क्या है। इसमें मरहूमा का बेटा, बेटी और बेटे की औलाद यानी पोता या पोती, ये सब शामिल हैं। और यही वो नुक्ता है जहां अक्सर लोग गलती कर जाते हैं। बेटी की औलाद यानी नवासा या नवासी इस तारीफ में शामिल नहीं है, मतलब उनकी मौजूदगी से शौहर के हिस्से पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये एक बहुत ही बारीक लेकिन इंतहाई अहम बात है। तो चलें पहली सूरत हाल को तफसील से देखते हैं, यानी वो केस जब शौहर जायदाद के पूरे आधे हिस्से का हकदार होता है। और ये तब होता है जब बीवी अपने पीछे उस तारीफ के मुताबिक कोई औलाद ना छोड़कर जाए। जी बिल्कुल, आधा हिस्सा, कल जायदाद का पूरा 50%। और याद रहे, यह तभी मुमकिन है जब औलाद में से कोई भी मौजूद ना हो। ये एक बहुत वाज़ेह और बड़ा हिस्सा है जो शरीयत ने ऐसी सूरत हाल में शौहर के लिए रखा है। तो असूल बहुत वाज़ेह है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। अगर मरहूमा की कोई औलाद नहीं है, मतलब ना बेटा ना बेटी, यहां तक के पोता या पोती भी नहीं, तो शौहर को तरके का आधा हिस्सा मिलेगा। चलें इसको एक मिसाल से समझते हैं। जरा इस टेबल को देखें। यहां वुरसा में शौहर, मां, भाई और चचा हैं। अब चूंकि यहां औलाद में से कोई नहीं है तो आप देख सकते हैं कि शौहर को सीधा सीधा आधा हिस्सा मिल गया यानी निस्फ। बाकी जायदाद दूसरे वुरसा में उनके अपने उसूलों के मुताबिक तकसीम हो जाएगी। अच्छा, अब ये वाली मिसाल बहुत दिलचस्प है और इससे वो औलाद वाली बात बिल्कुल साफ हो जाएगी। यहां देखें, वर्षा में नवासा यानी बेटी का बेटा भी है, लेकिन याद है हमने क्या कहा था? औलाद की तारीफ में नवासा नहीं आता। इसीलिए इसके होने के बावजूद शौहर का हिस्सा कम नहीं हुआ, वो आधा ही रहा। ये मिसाल इस बारीक फर्क को बिल्कुल वाज़ेह कर देती है। ठीक है, तो अब चलते हैं दूसरी सूरत हाल की तरफ। ये वो केस है जब शौहर का हिस्सा कम हो जाता है और वो आधे के बजाय एक चौथाई का हकदार बनता है। और ये तब होता है जब बीवी के पीछे उसकी औलाद मौजूद हो। जी हां, आधे से सीधा एक चौथाई पर। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अब तरके में एक और अहम हकदार शामिल हो गया है, और वो है मरहूमा की अपनी औलाद, जिनका हिस्सा भी निकालना है। तो असूल नंबर 2 ये है कि अगर औलाद मौजूद है, चाहे एक बेटा हो, एक बेटी हो या पोता पोती, तो शौहर का हिस्सा एक चौथाई होगा, जिसे रुब कहते हैं। और हाँ, ये बात भी बहुत अहम है कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो बच्चे उसी शौहर से हैं या किसी और से। औलाद औलाद है। चलें इसकी भी एक मिसाल देखते हैं। इस टेबल में देखें, वुरसा में एक बेटी मौजूद है, और बस इसी एक बेटी की मौजूदगी की वजह से शौहर का हिस्सा आधे से कम होकर एक चौथाई यानी रुबा हो गया। यहां बिल्कुल साफ नजर आ रहा है कि ये असूल कैसे काम करता है। एक और मिसाल देख लेते हैं ताकि बात पक्की हो जाए। यहां वरसा में पोता है यानी बेटे का बेटा है, और जैसा हमने शुरू में तय किया था, पोता भी औलाद की तारीफ में आता है। नतीजा, शौहर का हिस्सा फिर से कम होकर एक चौथाई रह गया है। तो हमने दोनों सूरतों को मिसालों के साथ देख लिया है। चलें एक बार जल्दी से सारी बातों को दोहरा लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन बाकी ना रहे। तो याद रखने वाली बुनियादी तौर पर दो बातें हैं। पहली, औलाद नहीं तो शौहर का हिस्सा आधा। दूसरी, औलाद है तो शौहर का हिस्सा एक चौथाई। और इन सब से अहम बात जो हमेशा याद रखनी है वो ये कि औलाद का मतलब है बेटा, बेटी या पोता पोती। बेटी की औलाद यानी नवासा नवासी इस उसूल के लिए शुमार नहीं होते।
تو آخر میں بات صرف اتنی سی ہے کہ سارا کا سارا حساب کتاب ایک ہی چیز پر ٹکا ہوا ہے، اولاد ہے یا نہیں ہے۔ اگر آپ صرف یہ ایک بات یاد رکھیں تو شوہر کے حصے کا معاملہ کبھی بھی پیچیدہ نہیں لگے گا۔ اور جاتے جاتے ایک سوال چھوڑے جاتے ہیں کہ آخر وراثت کی یہ اتنی نپی تلی اور واضح تقسیم کن بنیادوں پر کی گئی ہے؟ اس نظام کے پیچھے کیا حکمت کار فرما ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہمیں مزید سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔